नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कर्नाटक विधानसभा का चुनाव मोदी ने अपने कंधे पर उठा लिया है और मोदी ने जैसे ही कर्नाटक विधानसभा का चुनाव अपने कंधे पर उठाया वैसे ही बजरंगबली की एंट्री हो गई। बजरंगबली की एंट्री बीजेपी ने नहीं कराई, बजरंगबली की एंट्री जो है वो कांग्रेस पार्टी ने कराई। कांग्रेस पार्टी के साथ एक बड़ी समस्या है और ये समस्या शुरू हुई है जब से सोनिया गांधी पार्टी की अध्यक्ष बनी थी। हालांकि ये बीमारी थोड़ी थोड़ी पहले से थी, लेकिन वो बीमारी पहले जो थी और उसका स्वरूप अब जो है, दोनों में बड़ा बुनियादी अंतर आ गया है। पहले कांग्रेस कोशिश करती थी कि हिंदू और मुसलमान को बराबरी पर रखा जाए। अगर हम हिंदुओं के लिए कुछ कर रहे हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा मुसलमानों के लिए करना चाहिए। वो उसकी एक रणनीति का हिस्सा था, चुनावी रणनीति, राजनीतिक रणनीति थी। वहाँ तक लोग स्वीकार कर लेते थे। लेकिन अब जो स्थिति बनी है सोनिया गांधी के अध्यक्ष बनने के बाद 1998 से, और ख़ास तौर से 2004 में यूपीए की सरकार बनने के बाद से, वो कोशिश ये है कि हिंदू मुसलमान को बराबर करने की कोशिश नहीं है, उससे आगे चली गई है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी की कोशिश है कि किसी भी तरह, किसी भी कीमत पर, किसी भी तरीके से वो हिंदुओं को आतंकवादी साबित कर सके। दुनिया में कहीं भी हिंदू आतंकवाद का नाम नहीं है। जो लोग भारत में या भारत से बाहर सैफरन टेरर की, हिंदू आतंकवाद की बात करते हैं, वो सब कांग्रेस के इकोसिस्टम का हिस्सा है। वही लोग इस तरह के मुद्दे उठाते हैं, इस तरह की बात करते हैं। कांग्रेस लगातार कोशिश कर रही है। उसकी कोशिश जो है वो किसी न किसी रूप में सामने आती रहती है। आपको पहले भी बता चुका हूं, फिर संक्षेप में दोहरा देता हूं कि जो कम्युनल वायलेंस बिल था, जो कांग्रेस पार्टी लाने की कोशिश कर रही थी, अगर वो आ गया होता, कानून बन गया होता, तो इस देश में कहीं भी कोई भी दंगा होता, सिर्फ हिंदू जेल जाता, सिर्फ हिंदू को सज़ा होती। सोचिए आप, कितना बड़ा प्रोजेक्ट था ये कोई भारतीय तो नहीं सोच सकता। जो भारत की संस्कृति को जानता है, जो भारत की सभ्यता को जानता है, जो हिंदुत्व को जानता है, सनातन धर्म को समझता है, वो इस तरह की बात कभी सोच भी नहीं सकता। करना तो दूर की बात है, लेकिन कांग्रेस पार्टी कर रही थी और कांग्रेस पार्टी के लोग इसका समर्थन कर रहे थे। ज़्यादा दुख की बात यह है, उस कांग्रेस पार्टी के लोग जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई राष्ट्रवाद के मुद्दे पर लड़ी, भारतीय संस्कृति के मुद्दे पर लड़ी, उन लोगों ने इस तरह का कानून बनाने की कोशिश की। उसके अलावा आपको याद होगा, सुशील कुमार शिंदे केंद्रीय गृह मंत्री थे। 2012 जनवरी या 2013 जनवरी में जयपुर में अधिवेशन हुआ कांग्रेस पार्टी का। उसमें पहली बार उन्होंने मुद्दा उठाया सैफरन टेररिज्म का, आधिकारिक रूप से। गैर सरकारी मतलब पार्टी के लोगों ने उठाया, उसकी बात करूंगा, वो तो अलग था मुद्दा। सरकार में देश का गृह मंत्री ये कहे कि आरएसएस हथियार की ट्रेनिंग देता है, आतंकवादियों को ट्रेन करता है, और इस पर इतना हंगामा हुआ, बीजेपी ने ऐसा विरोध किया कि संसद में खड़े होकर सुशील कुमार शिंदे को माफ़ी मांगनी पड़ी। लेकिन कांग्रेस रुकी नहीं उससे पहले 2008 का मुंबई का आक्रमण याद कर लीजिए आप, जो आतंकवादियों ने आक्रमण किया था 26/11। उससे दिग्विजय सिंह सहित बहुत से कांग्रेस के नेताओं ने उसको आरएसएस से जोड़ने की कोशिश की। दिग्विजय सिंह ने तो एक किताब का विमोचन भी किया जिसमें ये दावा किया गया कि 26/11 जो ताज होटल पर और मुंबई में दूसरी जगहों पर हमला हुआ आतंकवादी, जिसके बारे में किसी को कहीं से दुनिया में शक नहीं है, पाकिस्तान में शक नहीं है कि ये पाकिस्तानी आतंकवादियों का इसमें हाथ नहीं था या उनका कारनामा नहीं था। पाकिस्तान का जो आतंकवादी पकड़ा गया कसाब, वो पाकिस्तान का कहाँ का, किस गांव का, किस कस्बे का रहने वाला था, उसके माँ बाप का क्या नाम था, ये सब कुछ पाकिस्तान के मीडिया के जरिए सामने आया। उसके बावजूद दिग्विजय सिंह ये मानते रहे, कहते रहे कि ये आरएसएस ने करवाया है। इसके अलावा अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग बॉम्ब ब्लास्ट में, कांग्रेस के समय में बॉम्ब ब्लास्ट जो है वो नियम बन गया था, आम हो गया था, जनरलाइज हो गया था। उसकी मेन स्ट्रीमिंग हो गई थी आतंकवाद की और बॉम्ब ब्लास्ट की। तो जगह जगह, शहर शहर में जो है बॉम्ब ब्लास्ट होते थे और जीवन चलता रहता था, किसी को एतराज़ नहीं था। कांग्रेस पार्टी को कोई चिंता नहीं थी। कांग्रेस पार्टी को चिंता थी तो सिर्फ इस बात की कि कैसे इन आतंकवाद की घटनाओं से, इन बम विस्फोटों से मुसलमानों को बचाया जाए। समझौता एक्सप्रेस उसका सबसे बड़ा उदाहरण है।
पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने उस घटना को अंजाम दिया, पकड़े गए उनमें से कई, लेकिन उनको छोड़ दिया गया, उनको वापस पाकिस्तान भेज दिया गया और हिंदुओं को उसमें फंसाया गया। सब कहानी सामने आ चुकी है, अदालत में आ चुकी है, अदालत से बाहर आ चुकी है। तो कांग्रेस जो है इस तरह की कोशिश हमेशा करती रहती है। कांग्रेस आतंकवादियों के समर्थन में हमेशा खड़ी नजर आती है। आतंकवाद की कहीं बात आए तो तुरंत कांग्रेस को चिंता हो जाती है कि इसमें धर्म का नाम नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर कोई हिंदू किसी हिंसा की घटना में पकड़ा जाए तो तुरंत धर्म का नाम आना चाहिए, उसकी धार्मिक पहचान ज़रूर उजागर की जानी चाहिए और उसकी धार्मिक पहचान के आधार पर ही बातचीत होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए। ये कांग्रेस का रवैया है। पीएफआई पर केंद्र सरकार ने बैन लगा दिया, आतंकवादी संगठन है। 2047 तक देश को इस्लामी राज्य बनाना चाहता था, ये उसका उद्देश्य था। उसके लिए हथियारों की ट्रेनिंग दे रहा था, हथियार मंगा रहा था। जगह जगह हिंसा की घटनाएं पीएफआई के लोग कर रहे थे। बड़े पैमाने पर दंगा कराने की साजिश थी। मुसलमानों को भड़काया जा रहा था हिंदुओं के खिलाफ कि हिंदुओं के साथ व्यवहार मत करो, उनके साथ रहो मत, उनके साथ व्यापार मत करो, उनकी दुकानों से सामान मत खरीदो, तमाम तरह की चीज़ें, सब कुछ हो रहा था। इसके बावजूद कांग्रेस जो है कान में तेल डालकर सोती रही। पीएफआई के 1600 आतंकवादियों के खिलाफ मुकदमे वापस लिए कर्नाटक की सिद्धरामैया सरकार ने, और दूसरी पार्टियां भी करती रही हैं। समाजवादी पार्टी जैसी पार्टी जो है वो भी आतंकवादियों के खिलाफ मुकदमे वापस लेती रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसमें सबसे आगे है। जब से पीएफआई पर बैन लगा है, जब से उसके लोग गिरफ्तार हुए हैं, कांग्रेस में बेचैनी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उनको लग रहा है कि कैसे पीएफआई के समर्थन में सामने आया जाए, कैसे पीएफआई का समर्थन किया जाए, कैसे पीएफआई के लोगों को बचाया जाए। बचाने का कोई तरीका समझ में आ नहीं रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार ने प्रतिबंध लगाया है, इसलिए और ज़्यादा मुश्किल हो रही है। क्योंकि अदालत ने उस पर कोई रोक नहीं लगाई, इसलिए परेशानी और ज़्यादा बढ़ गई है। तो उसका तरीका क्या है, उसको बचाव करने का और क्या तरीका है? तरीका यह है कि अगर बड़ी लाइन न खींच पाओ तो बड़ी लाइन को छोटा कर दो। कांग्रेस पार्टी वही करने की कोशिश कर रही है। पीएफआई के आतंकवाद की जो बड़ी लाइन है उसको छोटा करने के लिए वो कोशिश कर रही है किस तरह से हिंदू संगठनों को आतंकवादी दिखाया जाए, आतंकवाद में शामिल दिखाया जाए। आज तक दुनिया में कह रहा हूँ, जब से दुनिया का इतिहास है, जब से भारतीय संस्कृति का इतिहास है, और भारतीय संस्कृति दुनिया में सबसे पुरानी संस्कृति है। 8000, 10,000, 12,000 साल, कितने हज़ार साल बताना मुश्किल, लेकिन तब से आज तक किसी देश पर हिंदुओं ने आक्रमण नहीं किया, किसी देश पर कब्जा नहीं किया। बचाव में लड़ाई लड़े हो वो अलग बात है, किसी देश पर कब्जा नहीं किया। और आखिरी बात सबसे महत्वपूर्ण, हिंदुओं ने, किसी भी हिंदू संगठन ने दूसरे धर्म के मानने वाले किसी का धर्मांतरण नहीं करवाया, अपवाद के लिए भी एक व्यक्ति का नहीं किया। सिर्फ जो दूसरे धर्म में हिंदू धर्म को छोड़कर चले गए, अगर वो आना चाहते हैं तो उनकी घर वापसी का रास्ता खोला। इसके अलावा किसी धर्म परिवर्तन के किसी काम में कभी किसी हिंदू संगठन पर कोई आरोप नहीं लगा पूरी दुनिया में। उस सनातन संस्कृति के लोगों पर आरोप पर आरोप कांग्रेस पार्टी की ओर से लगाया जाता है। उसका जो इकोसिस्टम है उसकी तरफ से दुनिया भर में फैला हुआ है उसका इकोसिस्टम। ये जो 50, 55, 60 साल वो सत्ता में रहे, उसके जरिए जो इकोसिस्टम बनाया हुआ है उसका प्रभाव आज तक है। तो उनका वो जो इकोसिस्टम है वो बताता है कि हिंदू जो है वो रेसिस्ट है, हिंदू कम्युनल है, हिंदू जो है पूरे देश के लिए, दुनिया के लिए खतरा है, हिंदू मुसलमानों पर अत्याचार कर रहे हैं भारत में। ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश लगातार चलती रही है और चल रही है। उसी कोशिश के तहत, पीएफआई का बचाव करने के उसी प्रयास के तहत कांग्रेस पार्टी ने अब कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए अपने मैनिफेस्टो में इस बात को कहा कि उन्होंने जिस तरह से पीएफआई पर बैन लगा है उसी तरह से हमारी सरकार आई तो बजरंग दल पर बैन लगाएंगे। बजरंग दल के खिलाफ कौन सा केस है? बजरंग दल के खिलाफ बैन लगाने का आधार क्या होगा? बजरंग दल पर क्यों बैन लगना चाहिए? सिर्फ इसलिए कि वो एक हिंदू संगठन है, सिर्फ इसलिए कि पीएफआई पर बैन लगा है जिसमें मुसलमान हैं, सिर्फ इसलिए एक हिंदुओं के संगठन पर अगर प्रतिबंध लग जाएगा तो बराबरी हो जाएगी, तो पीएफआई के लोगों का दर्द कुछ कम हो जाएगा।
और इसके जरिए कांग्रेस पार्टी को लगता है कि वोट मिल जाएंगे। तो उनको मालूम नहीं था कि नरेंद्र मोदी इस देश के अभी भी प्रधानमंत्री हैं और ऐसे मुद्दों पर वो फ्रंट फुट पर खेलना जानते हैं। जैसे ही कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे को उठा लिया। उन्होंने कहा कि इन्होंने पहले भगवान राम को ताले में रखा, अब ये हनुमान को ताले में रखना चाहते हैं। बजरंग बली के जो उपासक हैं, बजरंग बली के जो भक्त हैं, उनको जेल में डालना चाहते हैं। बजरंग दल को लेकर कांग्रेस के मन में इस तरह की वितृष्णा, इस तरह का भाव क्यों है? सिर्फ मुस्लिम प्रेम और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कि किसी को जो है दोषी ठहराकर उसको जो है सज़ा दिलानी है, ताकि जो है पीएफआई के नेता और उसके अलावा कर्नाटक के चुनाव में पीएफआई की जो पॉलिटिकल विंग है एसडीपीआई, वो ऐसा कहा जा रहा है कि वो कांग्रेस पार्टी की मदद कर रही, तो उसकी मदद के एवज में ये करना ज़रूरी था। हो सकता है ये एसडीपीआई के लोगों ने मांग की हो, जिसको कांग्रेस ने मान लिया। तो कांग्रेस का, कल भी मैंने कहा था कि कांग्रेस का ये कदम इस बात को प्रमाणित करता है कि कांग्रेस इस देश की संस्कृति से, इस देश की ज़मीन से पूरी तरह से कट चुकी है। उसको इस देश की सभ्यता संस्कृति से उसका कोई नाता नहीं रह गया है, वरना वो इस तरह की बात अपने जो है चुनाव घोषणा पत्र में कभी नहीं करती। कांग्रेस को पता ही नहीं है कि इसका भावनात्मक स्तर पर क्या असर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे को चुनावी मुद्दा बना दिया है। अब कांग्रेस बैकफुट पर है, उससे कुछ न उगलते बन रहा है न निगलते बन रहा है। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से सवाल पूछा गया तो वो भाग खड़े हुए। वो लगातार उससे बचते रहे, बोले मैं इस पर कुछ नहीं बोलूँगा, हमारे राज्य के नेता हैं वो इस पर बोलेंगे। उन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया है, मैनिफेस्टो कमेटी के जो ड्राफ्ट्स कमेटी के चेयरमैन हैं उनसे पूछिए जाकर। जितनी बार ये सवाल पूछा गया, मल्लिकार्जुन खड़गे यही बोलते रहे कि मैं इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोलूँगा। क्यों नहीं बोलेंगे साहब? आपकी पार्टी का मैनिफेस्टो है, आपने बनाया, आपने जारी किया, मैनिफेस्टो जारी हुआ तो आप उसमें थे। तो कांग्रेस पार्टी किस तरह से खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेती है, अपने विरोधी को फंसाने के लिए जो जाल फेंकती है उसमें खुद फंस जाती है। तो बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का ये मुद्दा, अब आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में और क्या है, उस सब की कोई चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा सिर्फ एक ही बात की हो रही है कि कांग्रेस पार्टी ने बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात कही। अब कांग्रेस पार्टी में देखने की बात यह है कि कितने नेता इसका खुलकर समर्थन करते हैं, कितने नेता सार्वजनिक रूप से इस मुद्दे पर बोलते हैं कि हाँ, हमने अपने चुनाव घोषणा पत्र में जो कहा है उस पर अमल करेंगे अगर हमारी सरकार बनी तो कांग्रेसी बैकफुट पर हैं और लगातार बैकफुट पर हैं और प्रधानमंत्री लगातार आक्रामक मुद्दा में है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये पूरा चुनाव कर्नाटक विधानसभा का, मैंने पहले भी कहा था, अपने कंधे पर उठा लिया है। उनको एक और मुद्दे की ज़रूरत थी जिससे उनके इस प्रयास में और ताकत आ जाए। वो मुद्दा कांग्रेस ने बैठे बिठाए दे दिया है, बजरंग दल का मुद्दा, बजरंगियों का मुद्दा। बजरंगियों पर जो हमला बोला है कांग्रेस पार्टी ने, उसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बजरंग बली को लेकर आए। तो बजरंग बली से तो कांग्रेस का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। एक गैर राजनीतिक संगठन की तुलना आतंकवादी संगठन से करके कांग्रेस ने अपने लिए भारी मुसीबत बुला ली। आप देखिए कांग्रेस का पूरा प्रचार, पूरा चुनाव प्रचार जो है वो डिफेंसिव पर आ गया है। उसके अलावा भी हमला किया प्रधानमंत्री ने, कहा कि कांग्रेस पार्टी इसलिए आपका वोट चाहती है कि उनका एक नेता रिटायर हो रहा है। सिद्धारमैया कह रहे हैं ये मेरा आखिरी चुनाव है इसलिए जिता दो। उसके अलावा कांग्रेस के पास सबसे बड़ी समस्या इस चुनाव में ये है कि कोई नया नैरेटिव नहीं है, कोई नया नारा नहीं है, कोई नई बात कहने के लिए नहीं है। उसके मुकाबले भाजपा के पास कई मुद्दे हैं, वो चाहे सोशल इंजीनियरिंग का मुद्दा हो, वो चाहे डेवलपमेंट का मुद्दा हो, प्रधानमंत्री की छवि का मुद्दा हो, या फिर गवर्नेंस का मुद्दा हो। जिन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी आज से महीने भर पहले डिफेंसिव नज़र आ रही थी, अब वो परिस्थिति बदल गई है। कर्नाटक विधानसभा का पूरा चुनाव एक तरह से पलटता हुआ नज़र आ रहा है। जो लग रहा था कि कांग्रेस के लिए बड़ा आसान चुनाव है, कांग्रेस आसानी से पूर्ण बहुमत हासिल कर लेगी, वो अब लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी नंबर 1 भी नहीं बन पाएगी। भारतीय जनता पार्टी
रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। और अब सवाल केवल इतना रह गया है कि 2018 में उसको जो 104 सीटें मिली थी उससे कितनी ज़्यादा मिलेंगी। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।